नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल PST कॉमर्स पे। दोस्तों, ये चैनल मैंने बनाया है क्लास 11th और 12th के बच्चों को अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको ज़्यादा अच्छे से होगी अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो आज के वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि क्लास 11th का है। उसका पहला पार्ट इस वीडियो में होगा और उसका दूसरा पार्ट मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन से। दोस्तों, अकाउंटिंग की डेफिनेशन AICPA ने दी है। AICPA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये अमेरिका की अकाउंटिंग बॉडी है जो अमेरिका में अकाउंटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और ये देखती है कि सारी की सारी जो अकाउंटिंग है वो एज पर लॉ हुई है कि नहीं हुई है। ऐसी ही एक बॉडी हमारे इंडिया में भी है जिसे हम कहते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए, AICPA ने जो डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की उसको पढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। दोस्तों, ये तीन वर्ड्स सिर्फ तीन वर्ड्स नहीं है, ये तीन आने वाले टॉपिक्स हैं हमारे। जैसे रिकॉर्डिंग में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग में पढ़ेंगे हम लेजर्स और समराइजिंग में पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी तीन पार्ट होते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाना हम सीखेंगे क्लास 11th में, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमारा 12th क्लास का टॉपिक है, तो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसकी डेफिनेशन को अब हम पढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। वो एक सिग्निफिकेंट मैनर में प्रिपेयर होनी चाहिए, उसका एक मैनर होना चाहिए प्रिपेयर करने का। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकें, जिसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू हो। जैसे कि हमने अगर किसी 15,000 रुपये का, तो 15,000 उसकी वैल्यू है, उस ट्रांजैक्शन की वर्थ है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें किसी कस्टमर से सिर्फ ऑर्डर मिला है तो ऑर्डर की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, दोस्तों इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो जानबूझ के किए जाते हैं। जैसे अगर हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो वो क्यों बेचते हैं? ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे, तो वो हम जानबूझ के करते हैं। लेकिन इवेंट, सोचिए अगर हमारी फैक्ट्री में अगर आग लग जाए और एज ए रिजल्ट हमें इंश्योरेंस कंपनी से उसका पैसा मिले, तो वो एक इवेंट है। जो होता है वो अपने आप होता है, और ट्रांजैक्शन जो होती है वो हम जानबूझ के करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, वो हमारी आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट करती है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। दोस्तों, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कई सारे यूजर्स होते हैं, हालांकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर किसी को नहीं दिखाते, लेकिन हमसे ऊपर भी एक अथॉरिटी होती है जैसे गवर्नमेंट। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, हम उनके दायरे में रहकर काम करते हैं, तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर हो सकते हैं। जब भी उन्हें रिक्वायर्ड हो हमें उन्हें दिखाना होगा। ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी इनकम चाहिए, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से ही उन्हें मिलेगी ताकि वो उस पर टैक्स लगा सकें। ऐसे ही अगर हम किसी बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी लोन अप्रूव करने से पहले हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि हम बाद में उनका पैसा सही सलामत लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे। तो वो इस बारे में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के वो कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। मान लीजिए हम यस बैंक में जाते हैं तो वो कुछ और इंटरप्रिटेशन देगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं तो वो कुछ और इंटरप्रिटेशन दे, ऐसा हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन समाप्त हुई। अब हम पढ़ते हैं आगे बेसिक टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन अकाउंटिंग। दोस्तों, ये सब जो वर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वर्ब आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे।
आप बाद में चाहे अकाउंटिंग की पढ़ाई करेंगे या फिर रियल लाइफ में अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो भी ये वर्ड्स आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ये हर जगह यूज होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला वर्ड है हमारा एसेट। एसेट आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज वेदर ऑन्ड बाय ऑनर और बोरोड बाय ऑनर। वो सब कुछ जो बिजनेस के पास है वो सारी की सारी उसकी एसेट है, चाहे वो ऑनर ने अपनी खुद से लगाई हो या फिर किसी से बोरो करके अपने बिजनेस में लगाई हो। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोस्तों कैश तो समझ में आता है, कैश हम सबको पता है। कैश इक्विवेलेंट क्या है? दोस्तों हमारे पास बैंक बैलेंस भी होता है तो वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर हो जाएगा। वो भी तो एक तरह से कैश ही है। हम जब चाहे हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी हम बैंक से पैसा निकाल के उसे यूज़ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी क्या है? हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी डेट जो हमें कभी ना कभी पे करनी है, वो सारी की सारी हमारी लायबिलिटीज़ हैं। कैपिटल और इक्विटी, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है और इनका मीनिंग क्या होता है? जो ऑनर ने अपनी तरफ से खुद से लगाया हो अपनी तरफ से। तो इस तरह एक इक्वेशन डिराइव होती है हमारे पास, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल और इक्विटी। दोस्तों एसेट की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या लिखा था? एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्स वेदर ऑन्ड बाय ऑनर और बोरोड बाय ऑनर। तो ऑन्ड बाय ऑनर जो अपनी तरफ से खुद से लगाया वो तो हो गया कैपिटल, और जो बोरो किया है वो हो गया लायबिलिटी। तो इस तरह एक इक्वेशन डिराइव हो गई, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस टॉपिक जो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा अलग से एक चैप्टर है, हमारा एक अलग से टॉपिक है, इसको हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंटरप्राइजेस। रेवेन्यू वो हमारा सारा का सारा इनफ्लो ऑफ कैश है जो कहाँ से डिराइव होता है? सेल ऑफ गुड्स करने से या फिर सर्विस देने से। दूसरा वो, जैसे अगर हम किसी को अपना रिसोर्स यूज़ करने के लिए देते हैं तो बदले में हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे बैंक अगर हमें लोन देता है तो वो बदले में हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। मनी भी तो एक रिसोर्स ही है, अगर तो वो भी वो इंटरेस्ट उसका खुद का रेवेन्यू होगा। ऐसे ही रॉयल्टी, सपोज कीजिए रॉयल्टी भी मैंने आके डिस्कस कर रखा है लेकिन मैं उसे अभी से एक्सप्लेन कर नहीं देता हूँ। ठीक है, रॉयल्टी क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक राइटर है, डीके गोयल जी है, वो अकाउंटिंग की बुक से काफ़ी फेमस टीचर हैं, क्लास 11th और 12th की उनकी बुक आती है। तो वो एक पब्लिशर के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप मेरे बुक्स की कई सारी कॉपी बनाओ और इसे मार्केट में बेचो, लेकिन शर्त ये है कि पर बुक्स ना आप मेरे को 10 रुपये दोगे। तो वो 10 रुपये उनकी रॉयल्टी है। वो राइट्स वो चाहे किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी पब्लिशर को, और जिस पब्लिशर के पास वो राइट नहीं है वो उसे नहीं बना सकता, वो उस बुक को नहीं बना सकता उसकी कॉपीज और मार्केट में बेच नहीं सकता। ठीक है, तो ये होता है रॉयल्टी। वो 10 रुपये वाला जो कंसिडरेशन है वो रॉयल्टी है। डिविडेंड, दोस्तों आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। शेयर मार्केट में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, हम कई सारे शेयर्स खरीदते हैं, तो वो शेयर पे जो हमें रिटर्न जो मिलता है वो हमारा डिविडेंड होता है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। दोस्तों रेवेन्यू को कमाने के लिए हमें काफ़ी सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय एक्सपेंसेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सपोज कीजिए मैं एक किराना शॉप हूँ और मेरा बिस्कुट खरीदने और बेचने का काम है। मैं होलसेल से खरीदता हूँ और रिटेल में बेचता हूँ फाइनल कंज्यूमर्स को। तो बिस्कुट खरीदना और बेचना ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो क्या मैं फर्नीचर हर बार खरीदता और बेचता हूँ? नहीं, वो हमें काफ़ी समय के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको, तो वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। बिस्कुट खरीदना और बेचना यही मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन सपोज कीजिए अगर मैं एक बिस्कुट बेचने वाला ना होकर अगर मैं एक कार पेंटर हूँ,
तब तो फर्नीचर खरीदना और बेचना यही मेरा काम है, तो तब ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अच्छे से समझ गए हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? रेंट, सैलरीज, वेजेस। दोस्तों सैलरी और वेजेस में बहुत फ़र्क होता है। सैलरी वाला जो वर्ड है ना, ये ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन वेजेस जो है वो मजदूरों के लिए यूज़ होता है, जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, उनके लिए वेजेस यूज़ होता है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और ये सारा का सारा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपको खुद भी लिखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनकम, excess of revenue of a period over its related expenses during an accounting year is profit। दोस्तों इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम। ये इक्वेशन डिराइव होती है। प्रॉफिट जो है वो ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है। आगे बढ़ते हैं। गेन, दोस्तों ये दोनों वर्ड्स प्रॉफिट और गेन, ये दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। क्या होता है गेन? प्रॉफिट दैट अराइजिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग ए कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसके एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग ए कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो हमारी जो वर्थ है, बिजनेस की वर्थ है, वो भी बढ़ जाएगी। ये हमारे लिए फ़ायदा है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का बढ़ना। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। दोनों में फ़र्क क्या है फिर? प्रॉफिट जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है और गेन जो होता है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, अगर हमने कोई भी एक्सपेंडिचर अगर किया है और उसका बेनिफिट हमें एक साल के लिए ही हो, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि अगर हमने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है, जैसे हम अगर फर्नीचर खरीदते हैं या प्लांट या मशीनरी खरीदते हैं तो हम एक साल से ज़्यादा के लिए खरीदते हैं। लॉसेस, excess of expenses over its related revenue is termed as loss, और ये डिक्रीज करता है ऑनर की कैपिटल को। वाउचर, वाउचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। हमारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो उसको हम वाउचर कहते हैं, जैसे कि इनवॉइस। गुड्स, it refer to the product in which business unit is dealing in ordinary course of business। दोस्तों ordinary course of business मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या होता है, लेकिन गुड्स क्या होता है? मैं होलसेल से खरीदता हूँ और फाइनल कंज्यूमर्स को बेचता हूँ, तो बेस गुड हमारा गुड्स है। लेकिन अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ तो फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है, फर्नीचर मुझे ज़्यादा समय के लिए यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं एक कार पेंटर हूँ तब फर्नीचर मेरा गुड्स है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स, विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर हमारा बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस से कुछ मनी या गुड्स या फिर दोनों निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्रॉइंग होता है और ये रिड्यूस करता है हमारी कैपिटल को। डेटर, दोस्तों अपने बिजनेस को चलाने के लिए कई बार हमें उधार पे माल बेचना पड़ता है, तो जिस पर्सन को हम उधार पे माल बेचते हैं वो हमारा रिटेलर होता है। बिल्स रिसीवेबल, हम जिसको भी उधार पे माल बेचते हैं
वो हमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है कि भाई जो कि रिप्रेजेंट करता है इतना पैसा उसको हमारे बिजनेस के ऑनर को देना है। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन? बिल्स रिसीवेबल इज एन एक्सेप्टेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू बिजनेस ऑन मैच्योरिटी डेट। हम जिसको उधार पे माल बेचते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं पैसे तुम्हें आज नहीं दूंगा, मैं किसी फ्यूचर डेट को मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। तो हम उससे कहते हैं कि भाई यही बात ना तू लिख के दे दे हमें, तो वो हमारा बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर, जैसे हम किसी को उधार पे माल बेच रहे हैं वैसे कोई हमें भी उधार पे माल बेच रहा होगा। हमारा सप्लायर जिससे हम परचेज करते हैं, अगर हमने उसे पैसा ना देके उसे उधार पे खरीदा है तो वो हमारा क्रेडिटर है जिससे माल हमने खरीदा है। बिल्स रिसीवेबल का उल्टा बिल्स पेबल होता है। जैसे हम किसी को अगर उधार पे माल बेच रहे हैं और उससे बदले में बिल्स रिसीवेबल ले रहे हैं, तो वैसे ही हमें भी कोई उधार पे माल बेच रहा होगा तो वो भी हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम बिल्स पेबल साइन करें, हम एक डॉक्यूमेंट साइन करें जिसमें ये लिखा हो कि हम इतना पैसा जो उसका बकाया पैसा है वो हम फ्यूचर डेट को लौटा देंगे, तो वो हमारा बिल्स पेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स एसेट। दोस्तों अभी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पढ़ी थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए हो। तो फिक्स एसेट हमारी वो एसेट है जिसको हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है। विच आर द एसेट विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड आर नॉट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नॉट फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होती है। हम इसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते या खरीदते नहीं हैं, ये हम ज़्यादा समय के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन सी एसेट है वो? लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स। डेप्रिसिएशन। monetary value of asset decreases over time due to use, wear and tear और obsolescence। दोस्तों हम अपनी एसेट को अगर यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आती रहती है टाइम टू टाइम उसको यूज़ करने से, या फिर ऑब्सोलेंस, वो ऑब्सोलीट की हो जाती है। ऑब्सोलीट होने का मतलब है कि वो आउटडेटेड हो जाती है। जैसे पहले कोडक का कैमरा चलता था, लेकिन जब से नए नए कैमरे आने लगे, आजकल तो सबके फ़ोन में भी कैमरा होता है, तो वो पुराना कैमरा आउटडेटेड हो गया, अब उसे कोई भी यूज़ नहीं करता। तो ये होता है ऑब्सोलेंस का मतलब। द डिक्रीज इज मेजर्ड एज डेप्रिसिएशन, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग मेथड ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल और फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेप्रिसिएशन को भी हम कैलकुलेट करते हैं। हालांकि इसकी कुछ जैसे हम नॉर्मली सेल करते हैं तो सेल की तो हमारे पास वैल्यू होती है। जैसे हमने किसी कस्टमर को माल बेचा 15,000 रुपये का, यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि 15,000 इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, उस गुड्स की वैल्यू है, हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन को ना हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एक प्रोविज़न, हम एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है हमें। और वो एस्टिमेशन कैसे लगता है? हम उसकी कॉस्ट को हम उसकी टोटल कॉस्ट जो होती है उसको उसकी लाइफ से डिवाइड करके उतने साल तक उसे राइट ऑफ करते रहते हैं। डेप्रिसिएशन के नाम से हमारा क्लास 11 में अलग से चैप्टर है, वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना सारा समझ लीजिए कि जो भी हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है टाइम टू टाइम उसको यूज़ करने से, वो हमारा डेप्रिसिएशन है। करंट एसेट। करंट एसेट आर एनी कंपनी एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन एन ईयर इन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। दोस्तों ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? जैसे कि अगर हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो वो कैश में भी बेचते हैं और क्रेडिट में भी बेचते हैं। कैश में बेचते हैं तो हमारे पास कैश इमीडिएटली आ जाता है, लेकिन क्रेडिट पे बेचते हैं
डेटर इस पिक्चर में आ जाता है। फिर डेटर हमें क्या देता है, बिल्स रिसीवेबल देता है। फिर बिल्स रिसीवेबल को हमें मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करके रखना होता है, तब जाके वो कैश में कन्वर्ट होता है। तो इतनी लंबी जो सीरीज जो चल रही है, ये हमारी सारी ऑपरेटिंग साइकिल में आती है। ऑपरेटिंग साइकिल। तो करंट एसेट क्या है? करंट एसेट आर एनी कंपनी एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर इन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। वो सारी एसेट जो एक साल के अंदर हमारी कैश में कन्वर्ट होके बिजनेस में आ जाती है। नॉन करंट एसेट क्या है? ऑल एसेट अदर देन करंट एसेट आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट। यानी कि जो भी एसेट हमारी करंट एसेट नहीं है, वो सारी की सारी नॉन करंट एसेट है। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन ए ईयर। यानी कि हमारे वो लायबिलिटी जो हमें एक साल के अंदर पे करनी है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? ऑल लायबिलिटीज अदर देन करंट लायबिलिटी आर नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि वो सारी की सारी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन। प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट aside फ्रॉम प्रॉफिट in the accounts of a business to cover a known liability or accounts for depreciation of an asset। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास एक नोन लाइबिलिटी होती है जो हमें एक्चुअली में पता नहीं होता कि वाकई में हमें पे करनी है या नहीं करनी है। जैसे कि हमारा अगर एक कोर्ट केस चल रहा है और ये हमें पता है कि हम पक्का हार जाएंगे, तो एज ए रिजल्ट हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है एज ए पेनल्टी या फिर लेट फीस के चक्कर में, लेट फीस जैसा कुछ। तो वो हमारी एक नॉन लायबिलिटी है। हमें पता है कि हम केस हार जाएंगे और वो हमें पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक अलग से प्रोविजन बना सकते हैं, प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल के उसके लिए रख सकते हैं। और सेम काम हम डेप्रिसिएशन के लिए भी करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट अमाउंट तो हमें पता नहीं होता, वो हमें एस्टिमेट करके रखना पड़ता है। प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग निकाल के रखना हमारा प्रोविजन है। हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए या फिर हमने किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अलग से कैश हम पैसा जोड़ते रहते हैं, तो वो हमारा प्रोविज़न है। टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होती है? ऑल एसेट विच कैन बी टच्ड एंड सीन। वो सारी की सारी एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, वो सारी की सारी हमारी टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? All asset other than tangible asset are called intangible asset। यानी वो सारी की सारी एसेट जो टेंजिबल एसेट नहीं है, इनटेंजिबल एसेट्स है। ऐसी एसेट्स भी होती है जैसे कि हमारा पेटेंट। दोस्तों पेटेंट क्या होता है? ए गवर्नमेंट अथॉरिटी और लाइसेंस conferring a right or title of a set period, especially the sole right to exclude others from making, using, selling and invention। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।